हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं DIS की, जिसमें हम 10 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये 11वां सेट है। इसके भी हम 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो पीछे वीडियो में है। यहाँ हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटों की संख्या किस में है, तो सबसे ज़्यादा है यूपी में। यूपी में कितनी है? 31। और उसके बाद की बात करें तो महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में है 19। उसके बाद तमिलनाडु में कितनी है? 18। और अगर बात करें वेस्ट बंगाल और बिहार की, तो उसमें है 16। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 12। बात करें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में है 11। अगर 10 की बात करें, 10 किस किस में है? राजस्थान और उड़ीसा में है 10। और केरल में है 9 की बात अगर 7 की बात करें तो 7 किस किस में है? पंजाब, तेलंगाना, असम, इसमें है 7। अगर बात करें 6 की तो झारखंड में है 6। और हरियाणा और छत्तीसगढ़ में है 5। और जम्मू कश्मीर में कितनी है? जम्मू कश्मीर में है 4। और 3 की बात करें तो दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है 3। और इसके अलावा जितने भी हैं सब में 1 हैं, जैसे मणिपुर, मेघालय, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, इसमें 1। तो ये क्वेश्चन हमारा राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश दे रखा है। तो हमने यहाँ देखा था आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इसमें सीटों की संख्या कितनी है? 11। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में एक समान है। और उड़ीसा में कितनी संख्या है? उड़ीसा में है 10। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और 10 किस किस में है? राजस्थान और उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ये सही होगा, क्योंकि इसमें लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 25 थी। और 1956 में बढ़ा के कितनी कर दी है? 30। इन सब के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया द्वारा होता है। और समिति का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है और लोकसभा के सदस्य द्वारा की जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता, ये भी ठीक है। तो इन्होंने पूछा असत्य कथन है 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, लेकिन उन्हें हटाया जाता है। तो उन्हें केवल हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति केवल उन्हीं आधार पर हटाते हैं जिस आधार पर क्या है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है। तो ये बिल्कुल ठीक है, नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की कल्पना कहाँ की गई थी? स्वीडन में की गई थी। तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसमें कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है, चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर रहा हो, तो वह लोकपाल की अध्यक्षता कर सकता है। और इसमें क्या दे रखा? भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है? PC घोष, ये भी ठीक है। लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो ये गलत है, ये होता है इसका 5 वर्ष या 70 साल। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सत्य कथनों का चयन करें, केवल 1 और 2। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में वर्णित की राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो ये होगा अनुच्छेद 163। इसमें कहा गया कि राज्यपाल को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है?
तो लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते बिल्कुल रहेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पेंशन ये भी रहती है। उच्च न्यायालय के वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन नहीं, वेतन जो है राज्य की संचित निधि पर रहते हैं, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन ये रहती है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? ये शामिल किया गया था 70वां संविधान संशोधन 1992 में। क्या दिल्ली एंड पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। और राष्ट्रपति का निर्वाचक क्या होता है? निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत की प्रणाली द्वारा। इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? संसद के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित दिल्ली एंड पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सारे ही निर्वाचित हैं, ठीक है। और महाभियोग की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? तो ये करता है, भाग 11 में है और अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्यसभा राज्य मंत्री और उपमंत्री भी शामिल होते हैं। नहीं, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के रहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद केवल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में क्या है, कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री और उपमंत्री भी शामिल रहते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे कर दिए हैं ये, तो दोनों ही असत्य हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ना तो 1 ना ही 2। मंत्रिमंडल शब्द की बात करें तो वो कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? वो दे रखा है आर्टिकल नंबर 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं? तो लोकमत का प्रावधान अनुच्छेद के 100 के 1 में। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब किसी विषय के संदर्भ में क्या होता है कि मतदान की सत्ता और विपक्ष वोट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जब टाई की स्थिति होती है, मतलब इसके भी 2 मिले इसे भी 2 मिल गए, तो टाई की स्थिति हुई तो निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है, जो आर्टिकल नंबर 100 के 1 में आता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान का बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। और बजट शब्द संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये भी सही है, तो दोनों सत्य पूछा है तो दोनों कथन सत्य है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और वार्षिक वित्तीय विवरण कौन सा आर्टिकल में दे रखा है? ये आर्टिकल नंबर 112 में दे रखा है। और राज्य के वार्षिक विवरण की बात करें तो वो 203 में है। और इसमें क्या बताया जाता है? इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां होती हैं और व्यय का विवरण रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के साथ समान स्थिति नहीं है? ठीक है, लोकसभा इजिकल टू राज्यसभा किस स्टेज में नहीं है? संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्रस्तावन में ये दोनों की स्थिति समान रहती है इस केस में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के केस में भी दोनों की स्थिति समान रहती है। राष्ट्रपति के महाभियोग, इनमें भी दोनों की स्थिति समान रहती है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता है, अध्यक्षता कौन करता है? इसका लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसमें क्या है, अगर संयुक्त अधिवेशन बैठक का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल नंबर 108 में, ठीक है। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सजायाफ्ता कैदी के दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, इन्होंने क्या पूछा? दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना। तो दंड की परिवर्तन किस में नहीं होता? ये होता परिहार में नहीं होता। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बताई गई है, जिसमें क्षमा की बात करें तो क्षमा का मतलब होता है पूर्ण रूप से क्षमा, एक तरीके से मुक्त हो गया दंड से। और दूसरे नंबर पर लघुकरण। अगर लघुकरण की बात करें तो इसमें क्या है, यहाँ परिवर्तन किए बिना है, यहाँ परिवर्तन दंड का स्वरूप बदलना है, ठीक है। लघुकरण में दंड का स्वरूप बदलकर हल्की प्रकृति का करना है इसे लघुकरण में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और परिहार में क्या, दंड की प्रकृति नहीं बदलनी, दंड की प्रकृति बनने बिना उसकी अवधि कम करनी है, ठीक है। परिहार बिल्कुल ध्यान रखना कि अवधि कम करनी है, ये भी पीछे भी आया था। और विराम एक होता है, विराम है किसी विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना। और प्रविलंबन
फिर विलंबन आया है ये अस्थायी रोक, कोई अस्थायी रोक लग जाती है विशेष मृत्यु दंड पर, तो फिर विलंबन की स्थिति उत्पन्न होती है, ये अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन और कारण दे रखे हैं कि भारतीय उच्चतम न्यायालय को न्यायिक अधीक्षक का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इसका कारण भी दे रखा है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और एक ही सही व्याख्या करता है। इसके तहत क्या है, सभी उच्च न्यायालयों पर भारतीय उच्च न्याय मतलब सुप्रीम कोर्ट पर हाई कोर्ट का नहीं, उल्टा कह दिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर नियंत्रण रखता है। ये क्या है, ये विधि द्वारा कार्रवाई के तहत अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, नहीं ये संवैधानिक निकाय है, ये आर्टिकल नंबर 323 ए में आता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1985 को हुई थी, ये बिल्कुल ठीक है, तो मतलब पहला गलत है अभी फिलहाल। इस अधिकरण के सदस्यों में केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो इसमें न्यायिक और प्रशासनिक दोनों ओर से होते हैं, न्यायिक एंड प्रशासनिक दोनों क्षेत्र के सदस्य होते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, तो तीसरा भी गलत है। तो इन्होंने पूछा है असत्य कथन, तो और 1 और 3 गलत है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसको 103वें द्वारा नहीं, 102वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया। तो इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का नियंत्रण राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद संबंध है, ये है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से। ये अधिनियम कब से चालू हुआ था? ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग में प्रतिनिधि राष्ट्रपति की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन द्वारा। इससे पूर्व क्या था, आर्टिकल नंबर 331 के अंतर्गत क्या था, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त थी कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व अगर नहीं है तो लोकसभा समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो यह फिलहाल समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? उसमें राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होती है, बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये भी सही है। इनके चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। नहीं, इसमें निर्वाचित नहीं, इसमें मनोनीत सदस्य, मतलब टोटल लोकसभा एंड राज्यसभा होती है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब सत्य नहीं है। और इनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक होता है, ये भी ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो ये भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित संसदीय समितियों में से किस एक का मित्र या मार्गदर्शक है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लोकलेखा समिति का। ये लोकलेखा समिति की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा की जाती है। इस समिति की आंख और कान भी कहा जाता है इसे। अगर लोक लेखा समिति की बात करें तो ये क्या है, इसमें जो है शुरू में 1954-55 तक क्या थे, 15 सदस्य होते थे, लेकिन लोकसभा सारे क्या है लोकसभा से ही होते थे। बाद में ऐसा क्या हुआ, जीवी मावलंकर की सिफारिश से क्या 7 सदस्य राज्यसभा से भी लिए जाने लगे। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 15-7 22। और 1966-67 से तक ये परंपरा थी कि समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से ही होगा, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, विपक्षी दल से। और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन का चयन करें। वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? नहीं, इसका वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है आर्टिकल नंबर 280 के तहत, तो ये गलत हो जाएगा। वित्त आयोग के सदस्यों का संख्या कितनी होती है,
5 होती है, क्योंकि एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। ये भी ठीक है। नहीं, ये सदस्यों की संख्या पूछी तो 5 है, मतलब यहाँ 4 होनी चाहिए थी, तो ये भी गलत। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो ये सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है। और ये कौन सा आर्टिकल में आता है? ये 243 आई। ठीक है, आई से इनकम, वित्त आयोग मान लो, 243 ये पंचायत राज से है ही। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण नहीं है? एकल संविधान बिल्कुल है, एकल नागरिकता भी है, संविधान की कठोरता नहीं है, ये संवाद से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एकल, एकात्मक और संघात्मक की हमने बात करी थी पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही कार्य परिसाक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसकी अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, ये भी ठीक है। तो सत्य कथन सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आर्टिकल नंबर 215 के तहत क्या हाई कोर्ट के पास क्या अभिलेख न्यायालय है, और इन्हें क्या है साक्ष्य के रूप में देखा जाता है, और अधीनस्थ न्यायालयों में इन कार्यवाही के समय क्या है, इस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समितियों और आयोगों में से कौन सा एक केंद्र और राज्यों से संबंधित नहीं है? तो राजमन्यार आयोग बिल्कुल है केंद्र राज्य संबंध, ये है 1969 में आया था राजमन्यार आयोग। और कौन सी सरकार द्वारा किया गया था? तमिलनाडु सरकार द्वारा। सरकारी आयोग की बात करें तो ये 1983 में आया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और पुंछी आयोग आया था 2007 में, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। दिनेश गोस्वामी आयोग ये केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी किससे है का संबंध? चुनाव सुधार से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा 2 राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन और कारण दे रहे। अनुच्छेद 352 के आधार पर लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य पूर्णतया केंद्र के अधीन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। राज्य विधानसभा निलंबित हो जाती है, राज्य को निलंबित नहीं की जाती। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या होता है, केंद्र को इस बात का तो अधिकार प्राप्त होता है कि किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को क्या निर्देशित कर सकता है, और राज्य पूर्णतः क्या केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। तो ये सही है, गलत तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल की घोषणा होने पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक स्वतः ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों को निलंबित कर देता है? ये कर देता है अनुच्छेद नंबर 358 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 359 की बात करें तो 59 का संबंध क्या उन मूल अधिकारों से जिनसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निलंबित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में अधिकतम कितनी अवधि तक कार्य कर सकता है? तो ये कर सकता है 6 माह तक। जब राष्ट्रपति का पद उसका त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु अन्य कारण से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य कर सकता है, और ये अधिकतम कितने में कर सकता है? 6 माह तक कर सकता है। और इस अवधि में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या है? आवश्यक बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? राजनीति में ग्रामीण निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, नहीं लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ग्रामीण भारतीय स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। ये आधुनिक भारत में 2 अक्टूबर 1957 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन आते हैं? जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं वो सारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत की संसद, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार के विधायी अंग, राज्य सरकार की बात आई, ये भी है स्टूल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बनने से पूर्व अपने राज्य के मुख्यमंत्री रहे? तो कुल 6 व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह, नरसिंह राव, HD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी।
तो इसमें मोरारजी दाव हैं, वो बीपी सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लोक लेखा समिति के संबंध में सत्य नहीं है? वर्तमान में इसके 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 15 होते हैं, राज्यसभा में 7 होते हैं। समिति के किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस समिति के लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा से की जाती है, राज्यसभा से नहीं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर लोक लेखा समिति का गठन की बात करें तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह माध्यम है जिनके द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त की जा सकती है? तो सत्रावसान, स्थगन और विघटन, ये सारों से की जा सकती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और स्थगन की बात करें तो ये कौन कर सकता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। और सत्रावसान और विघटन ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? ये 85 के 2 में के काम है और 85 2 का खाम है। अगर स्थगन की बात करें तो ये क्या है? अस्थायी तौर पर निलंबन। और सत्रावसान की बात करें तो सत्रावसान क्या है? कि किसी भी सत्र का समाप्त होना। और विघटन क्या है? ये क्या है? विघटन सत्रावसान से अलग होता है। ये किसी भी सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, ठीक है। और जबकि क्या है? विघटन क्या करता है? विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। और विघटन के सिर्फ लोकसभा में आता है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर किसी अन्य सदस्य को बोलने के लिए कहता है तो ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है बैठ जाना। अगर हम मर्यादा की बात करें तो मर्यादा विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार के बनाए रखने के लिए। और पक्ष त्याग है किसी सदस्य द्वारा अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना, ठीक है। अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना, वह है पक्ष त्याग। और अंतर प्रवेदन की बात करें तो अंतर प्रवेदन है किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य करने के विवरण की मांग करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सही युग्मों का चयन करें। जनगणना संघ सूची का, बिल्कुल ठीक है। उद्योग राज्य सूची का, ये भी ठीक है। निगम कर है तुम्हारा संघ सूची, ये भी सही है। डाक बचत कर बैंक, राड बचत कर राज्य सूची का नहीं है, ये भी संघ सूची का है, तो ठीक है। चौथा गलत है इसमें। और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समवर्ती सूची में है, ये 1, 2, 3, 5, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दी गई? ये कब दी गई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985 को प्रथम बार राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई थी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78वें संविधान निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त विधेयक के संबंध में सत्य है? ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक। और ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, ये भी ठीक है। राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है, तो ये भी ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसलिए अस्वीकृत कर सकती है क्योंकि राज्यसभा के पास वित्त विधेयक के मामले में पर्याप्त शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां निम्नलिखित सही सुमेलित नहीं है। 12वां संविधान संशोधन गोवा दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया, बिल्कुल ठीक है। 10वां संविधान संशोधन दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया, ये भी सही है। 92वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के कुल नहीं, ये 91वां संविधान संशोधन था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से रिलेटेड। और 92वें संविधान संशोधन की बात करें तो उसमें क्या था? उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति के उनके कार्यकाल के अनुसार पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं, तो ये कब से कब तक रहे थे? ये 1967 से 1969 के रहे थे, और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे ये। और बीबी गिरी की बात करें तो ये 1969 से 1974 तक रहे थे। ज्ञानी जेल सिंह की बात करें तो ये 1982 से 1987 तक रहे थे। और शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो 1992 से 1997 तक रहे थे। 1, 2, 3, 4, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता, बिल्कुल ठीक है। ये प्रावधान 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो ये दोनों ही सही हैं। तो सत्य कथन पूछा है तो इसमें ना तो एक ना ही दो, दोनों ही सत्य हैं। और आर्टिकल नंबर 153 में क्या है?
एक व्यक्ति का, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था कि एक व्यक्ति एक समय में एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और राज्यपाल क्या, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति जो है मुख्यमंत्री के अंदर रहती है, और इसकी सैलरी का डिफाइन मतलब राष्ट्र संसद द्वारा हो जाता है कि कितना वितरण आएगा, एक राज्य से कितना आएगा, दूसरे राज्य से कितना आएगा, लेकिन टोटल सेम ही मिलता है, ऐसा नहीं है दुगना वेतन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था उड़ीसा 1970 में। लेकिन ये जानना भी आवश्यक है कि सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त पद का सृजन किया गया। ठीक है, अगर अधिनियम की बात हो रही है तो अधिनियम में उड़ीसा है, और अगर पद की बात आ जाए तो महाराष्ट्र है। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में क्या, केंद्र सरकार में लोकपाल का और राज्य में लोकायुक्त करने की सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थगन प्रस्ताव से संबंध रखता है? इसका तात्पर्य क्या, मंत्रियों से सूचना एकत्रित करना? नहीं। इसका तात्पर्य बजट प्रस्ताव में कटौती करना? ये भी नहीं है। इसका तात्पर्य सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव का तात्पर्य क्या है, किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। स्थगन प्रस्ताव क्या है, सरकार के विरुद्ध किसी निंदा प्रस्ताव होता है। ये प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा कोई गंभीर सार्वजनिक महत्व है तो उसके विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और स्थगन प्रस्ताव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का स्थान का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल नंबर 330 द्वारा। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में SC/ST के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद के मध्य समानता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राज्य और केंद्र के मध्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है? तो आचार संहिता का निर्माण करना बिल्कुल है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना ये भी है। निर्वाचन तिथि के समय सारणी तैयार करना ये भी है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निर्वाचन आयोग कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 324 के हैं। और चुनाव आयोग क्या, एक स्वतंत्र एंड निष्पक्ष कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 315 आर्टिकल नंबर 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये बिल्कुल ठीक है। 315 316 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, ये भी ठीक है। आर्टिकल नंबर 318 लोक सेवा आयोग के कार्य, नहीं ये लोक सेवा आयोग के कार्य कौन सा आर्टिकल में? ये आर्टिकल नंबर 320 में है। अगर 318 की बात करें तो आयोग के जो सदस्य और कर्मचारी होते हैं उनकी सेवा शर्तों की बात की गई है 318 में। सेवा शर्त 18, 23 सेवा शर्त, 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और ये उसी आधार पर हटाए जाते हैं जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है? तो संघ और राज्यों के बीच करों का शुद्ध आगमों का वितरण, बिल्कुल ठीक है। भारत की संचित निधि से धन निकासी की अनुमति देना, नहीं ये नहीं है। स्थानीय निकायों के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु आवश्यक उपाय करना, ये बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 सही है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग की बात की गई है, और इसके प्रमुख सुझाव क्या होते हैं? संघ और राज्यों के बीच करों का सुधारों का वितरण, और आर्टिकल 275 के तहत दे रखा है ये कि भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में अनुदान। ठीक है, ये भी इसका ही कार्य है। और राज्य वित्त आयोग की सिफारिश भी करना है इसके आधार पर, और कोई भी मतलब कठोर वित्त हेतु कोई भी अन्य विषय जो राष्ट्रपति आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य विधायिका में सम्मिलित है? तो राज्यपाल है, राष्ट्रपति नहीं, वो राष्ट्रीय सेंटर्स हैं, विधानसभा, विधान परिषद, 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में लिया गया, ये बिल्कुल ठीक है। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा होता है? ये 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। और नागालैंड को राज्य का दर्जा देना, नागालैंड राज्य का दर्जा कब हुआ? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 में।
44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में। और लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 तक कर देना, ये किस में हुआ था? ये हुआ था 31वां संविधान संशोधन 1973 में। तो इन्होंने कालक्रम पूछा है, तो इसमें क्या होगा? 2 1 4 3, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ से अभिप्राय है, तो संघ से अभिप्राय है शक्तियों का विभाजन, क्योंकि संघात्मक शासन में क्या है? व्यवस्था के संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन की बात की गई है। इसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा सेंटर और स्टेट राज्यों में विभाजित की जाती हैं। और अगर संघीय मॉडल की बात करें किस किस का है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा और रसिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध और अथवा शांति की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में किसी एक में निहित है? तो ये है राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति क्या? प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति है, होता है। उसे युद्ध घोषित करने के लिए शक्ति प्राप्त है, किंतु ये क्या है? ये संसद की अनुमति के अनुसार कार्य करता है। और जो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या है? उसकी कार्यपालिक शक्ति का अधीन होती है, जिसका प्रयोग क्या है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग कार्य करता है, आर्टिकल नंबर 74 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है। तो बिल्कुल ठीक है। अध्यादेश कौन सा आर्टिकल में? 123। राष्ट्रपति जी द्वारा अध्यादेश की वही सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती हैं, ये भी ठीक है। ये प्रकृति क्या अल्पकालीन है, तो दोनों कथन सत्य हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता के सवालों का निपटारा किया जाता है, तो ये तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय का ये निर्णय था कि सभापति जो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, ये निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों कथनों में से कौन सा एक अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सत्य नहीं है? लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, ये भी ठीक है। ये मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों की आलोचना हेतु लाया जाता है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसे पारित होने के पश्चात मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये बिल्कुल ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन सा? आर्टिकल नंबर 75 में क्या? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। इसका अर्थ क्या? मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसके सदन में बहुमत प्राप्त है। तो अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। ठीक है, और लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कभी कोरम को पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में किस एक की नियुक्ति करता है? तो वो करता है तदर्थ न्यायाधीश की। और नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और ये अस्थायी काल के लिए होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद को अनुच्छेद 368 के अधीन यह अधिकार है कि वह संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों सहित संविधान में वर्णित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तथा बशर्ते इससे मूल संरचना प्रभावित ना हो। इसमें निम्न में मूल संरचना के तत्वों में पहचान करें। यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, ये भी सही है। व्यक्ति की परिस्थिति एंड अफसर की समानता, ये भी सही है। न्यायिक समीक्षा, ये भी सही है। तो मतलब उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्योंकि सभी तत्व क्या है? ये मूल ढांचे से संबंधित हैं। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान जिसमें संशोधन हेतु विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है? संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, बिल्कुल ठीक है। अगर राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात हुई है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, ये भी सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी सही है। मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये किसमें बात की गई है? 368वें संविधान, मतलब 368वें अनुच्छेद में जो भी वर्णित प्रावधान है उनके आधार पर संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इस प्रावधान होती क्या है? आधे राज्यों का स्वीकृति अनिवार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों का अर्थ। प्रधानमंत्री के परामर्श
अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। हाँ, तो ये ठीक है, लेकिन संविधान में क्या उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है। किंतु समय समय पर क्या हो जाता है कि राजनीतिक कारणों से सत्ता दल रूढ़ द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार है। हाँ, तो ये भी ठीक है। और ये क्या है, विशुद्ध रूप से क्या है, ये एक राजनीतिक पद है। तो कथन और कारण तो ये दोनों सही हो गए, लेकिन ये इसकी पूर्ण व्याख्या नहीं करता, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं टेस्ट नंबर 11 के। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।